जिस कामयाबी के पीछे भारत कई सालों से परेशान था और वह अमेरिका के साथ मिलकर इस कामयाबी की रेस में दौड़ लगा रहा था, लेकिन इसमें भारत को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन भारत ने कुछ ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल करके उस कामयाबी को अपने पैरों में लाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के द्वारा निकलकर आ रही एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के 4 ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने भारत के हाथों में उस कामयाबी को लाकर रख दिया है जिसको पाने के लिए भारत सपनों में देखा था कि आखिर उस डील को हम कैसे हासिल कर पाएंगे। लेकिन इस डील को लेकर यूरोप के 4 देशों ने भारत के साथ मिलकर इस डील को फाइनल कर लिया है। तो साथियों, आखिर वह कौन सी डील है जिसके बारे में भारत सपना देख रहा था? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं EFTA के बारे में, जिसको लेकर भारत कई सालों से परेशान था। और अब सवाल आता है कि आखिर ये EFTA क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि EFTA का मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है, और यह एक यूरोपीय संगठन है और इसका उपयोग यूरोपीय देशों के बीच में होने वाले व्यापारों को करने के लिए किया जाएगा और इसे 1 अक्टूबर साल 2025 को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि यह आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत और EFTA के बीच 10 मार्च साल 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी के समझौते पर यानी कि TEPA पर हस्ताक्षर हुए थे, और इस समझौते के तहत EFTA के देशों ने भारत में 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं, और बदले में भारत इन देशों से आने वाले कई उत्पादों पर यानी कि आयात शुल्क को कम करेगा या फिर पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर EFTA में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein देश शामिल है, और भारत के द्वारा की जा रही यह डील दुनिया भर की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, क्योंकि इस डील की सबसे खास बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के उन 4 देशों के द्वारा भारत में $100 अरब का निवेश किया जाने वाला है। और यह कोई छोटी बात नहीं है, यह भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसका फायदा भारत को किस प्रकार से मिलने वाला है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के द्वारा फाइनल की गई इस डील के बारे में, हम आपको बता दें कि आखिर भारत को इससे क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, भारत में $100 अरब का निवेश कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि पहले 10 वर्षों में $50 अरब का निवेश किया जाएगा, और उसके बाद अगले 5 वर्षों में फिर से $50 अरब का निवेश किया जाएगा। और इस निवेश से भारत में जो विदेशी टेक्नोलॉजी आएगी, उसके साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे बेरोजगारी कम हो जाएगी, क्योंकि इस निवेश के द्वारा भारत में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, हम आपको बता दें कि स्विस घड़ियां, चॉकलेट, बिस्किट, पॉलिश किए गए हीरे और अन्य प्रीमियम वस्तुएं हमें कम कीमत पर मिलेगी, और भारत EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को 82.7% की टैरिफ पर छूट देगा, और यह छूट यूरोपीय यूनियन के 95.3% निर्यातों को कवर करेगी। और इसमें ज्यादातर आयात सिर्फ सोने से संबंधित वस्तुओं का किया जाएगा, जैसे घड़ी, कंगन और गले का हार जैसी चीजों का आयात किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे 10 सालों के अंदर इन सभी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाएगा। और अब हाल ही में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की इकोनॉमी पिछले कई सालों से कितनी तेजी के साथ बढ़ती चली आ रही है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत की नायरा रिफाइनरी पर सेक्शंस लगाने के कारण भारत के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं भी सामने देखने को मिल रही हैं, क्योंकि नायरा रिफाइनरी इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडस्ट्रियों में से एक मानी जाती है, और हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने इस पर डबल सेक्शंस लगा दिया है, जिससे भारत को थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होगा वह तो होगा ही, लेकिन इससे यूरोपीय यूनियन को भी नुकसान होने वाला है,
क्योंकि अगर वह भारत की रिफाइनरी पर सेक्शंस लगाते हैं तो भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे तेल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर भारत के ऊपर सेक्शंस लगाया जाता है तो उससे रिफाइन किए गए तेलों की कीमतों का तो बढ़ना तय है। क्योंकि अगर कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर सेक्शंस यानी कि टैरिफ लगाता है तो उसे उस देश में जिस देश के ऊपर सेक्शंस लगाया गया रहता है तो उस देश में प्रोडक्शन की जा रही वस्तुओं को अगर उस देश में बेचना है तो उस देश में उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जो कि वह पहले सस्ती मिलती थी लेकिन उस पर सेक्शंस लगाने के कारण उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और हाल ही में भारत के लिए अच्छी खबरें और बुरी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको अच्छी खबरों के बारे में बताएं तो भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों मल्टीनेशनल कंपनियों ने इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने ग्लोबल हब को भारत में बनाया है। और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इससे भारतीयों को ऐसे हुनर सीखने को मिल रहे हैं जो कि पहले मुश्किल लगते थे। और भारत के स्टार्टअप कल्चर ने भी दुनिया भर से अरबों डॉलर अपनी ओर आकर्षित किया है। 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न यानी कि ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा है, और इन सभी कंपनियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम आपको बुरी खबरों के बारे में बताएं तो भारत की कुछ बड़ी कंपनियों ने पिछले 2 सालों से डिमांड में कमी की शिकायत दर्ज की है और FMCG प्रोडक्ट्स की बिक्री भी धीमी हो गई है। और नेस्ले की सालाना रिपोर्ट का टाइटल एडवर्सिटी मेक्स अस स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब है मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह बात सच होगी या फिर नहीं, यह तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन मुश्किलें तो हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिक्री की उम्मीद कम हो रही है और एशियन पेंट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक इंडिकेटर है। और उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से हालात सुस्त हो गए हैं और कई इंडस्ट्रीज को डर है कि ट्रंप के ऊंचे टैरिफ की वजह से चीन, वियतनाम और भारत दूसरे बाजारों में बड़े पैमाने पर डंपिंग करेंगे। और डंपिंग का मतलब होता है कि अपने देश में महंगा और दूसरे देश में सस्ता बेचना। और नए फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए हमारे पास क्या आंकड़े हैं, और कुछ सेक्टरों में खबर बुरी है तो कुछ में बहुत ही बुरी है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ने अप्रैल में सिर्फ 2.4% और मई में 1.2% तक बढ़ा है, लेकिन यह बहुत कम है, और खासकर तब जब भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है। और मई में नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो FMCG सेक्टर के करीब है, उनका प्रोडक्शन 2.4% घट गया है। आखिर क्या साउंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार फिर भारत को इन मुश्किलों से निकालने में मदद कर पाएंगे या फिर नहीं? बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।